नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने प्रश्नावली 14.1 14.2 कंप्लीट कराई थी। उसमें जो प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिए थे और आपसे ना हुए हों तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आज हम इसी प्रश्नावली में आगे बढ़ते हुए 14.3 4 की बात करेंगे। अब हम देखेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण। आपको दो रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच हमें कोण ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है। आपको बता चुका हूँ ये प्रश्नावली 7 नंबर की आती है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के माध्यम से बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है, अच्छे समझेंगे और सरल सी प्रश्नावली है। चलिए अब ध्यान देते हैं अपने काम पर। ठीक है, और जो भी वीडियो बनाता हूँ उन अच्छे से आप देखिए, समझिए। जो बात समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी हम बनाते हैं उनमें हम वो सुधार कर सकें। ध्यान देंगे। दो रेखाओं के मध्य कोण, यानी हमें क्या करना है? अब दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और इसमें भी दो रूप होते हैं रेखाओं के, बताए थे पीछे। एक तो सदिश रूप होता है और दूसरा होता है कार्तीय रूप। तो पहले हम बात करेंगे रेखाएं हमको सदिश रूप में दी गई हों। माना सदिश रूप में दो रेखाएं निम्न हैं। कैसे कैसे हैं? देखिए, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, पहली रेखा हो गई। तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये दूसरी रेखा हो गई। यदि इन रेखाओं के मध्य कोण थीटा है तो सूत्र होता है कोस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बट्टा b1 वेक्टर का मापांक और b2 वेक्टर का मापांक। भाई इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह आता है? गुणा का। ठीक है, अगर यहां से थीटा का मान निकालें तो कोस का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स b1 डॉट b2 बट्टे b1 का मापांक और b2 का मापांक। ठीक है, तो ये तो है सदिश रूप में। पहली रेखा आपको दी जाएगी, उसकी तुलना कर दोगे a1 प्लस लैम्डा b1 से, या ये समझिए पहली रेखा से ज्ञात कर लेंगे a1 b1, दूसरी रेखा से ज्ञात कर लेंगे a2 b2। ठीक है, और जब हमको b1 b2 मिल जाएंगे तो हम ये सूत्र लगा देंगे। अब कार्तीय रूप में समझ लीजिए इसी प्रकार से क्या होता है। कार्तीय रूप में जब समीकरण आपको दिए जाएंगे, जैसे कि माना कार्तीय रूप में दो रेखाएं निम्न हैं, x माइनस x1 बट्टा a1 बराबर y माइनस y1 बट्टा b1 बराबर z माइनस z बट्टा c1, ये पहली रेखा है, इसको लैम्डा बराबर मान लिया है। ठीक है, तथा दूसरी है x माइनस x2 बट्टा a2 बराबर y माइनस y2 बट्टा b2 बराबर z माइनस z2 बट्टा c2, ये म्यू के बराबर होती है। ठीक है, पहले समीकरण हो गया ये, और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, तो पहली रेखा से हमें निकालने हैं a1 b1, इससे a2 b2। लेकिन जब हमको रेखाएं कार्तीय रूप में दे रखी हो तो केवल हमें बट्टे वाली चीज चाहिए। कौन सी चीज चाहिए? तो देखिए लिखा हमने, इसलिए b1 वेक्टर आता है पहली रेखा से। हमने बताया था जब कार्तीय रूप में आपको रेखाएं दे रखी हो तो x माइनस y माइनस और z माइनस इनको उठा लेते हैं, तब तो बनता है a वेक्टर, और नीचे वाले अनुपात को उठाते क्या बनता है? b वेक्टर।
तो हम सीधा यहाँ से निकालें b1 वेक्टर क्या हो जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k। ऐसे ही यहाँ दूसरी रेखा से ले लेंगे तो b2 वेक्टर दूसरी रेखा से क्या हो जाएगा a2i b2j और c2k। भाई हमें केवल आवश्यकता किसकी होती है कोण निकालने के लिए b1 और b2 की, ठीक है। तो हम केवल दोनों रेखाओं से क्या याद कर लेंगे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। भाई कार्तीय रूप में आपको दे रखे हैं तो पहली रेखा से बट्टे वाले अनुपातों को ले लो, संख्याओं को b1 बना दो, और दूसरी रेखा से बट्टे के अनुपात ले लो जिन्हें कहते हैं दिक् अनुपात, b2 वेक्टर बना लो, ठीक है। ये दो रेखाओं के मध्य कोण कितना थीटा, तो सूत्र वही है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बट्टा b1 का मापांक इंटू b2 का मापांक। अब अगर डॉट करेंगे तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे कह रहा है b1 का मापांक, तो b1 यही तो है a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का लिखा हुआ है। ऐसे ही b2 में क्या हो जाएगा a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो चाहे सदिश रूप हो चाहे कार्तीय रूप हो, हमें सूत्र यही याद रखना है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बट्टे b1 का मापांक इंटू b2 का मापांक, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें कुछ नोट हैं, जैसे कि नोट नंबर 1 है यदि रेखाओं की दिक्कोज्याएं L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2 हैं और रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये होता है, ठीक है, cos थीटा के बराबर। दूसरा पॉइंट है यह दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। भाई लंबवत का मतलब कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो यहीं पर आप समझ लो कि थीटा के स्थान पर लगा दोगे cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है ना। तो ये इसका मान क्या हो गया 0 के बराबर। और अब चाहे तो ये दिक्कोज्याएं दे रखी हों LMN या दिक् अनुपात दे रखे हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये भी किसके बराबर होगा 0 के। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। भाई समांतर अगर होती हैं तो समांतर के लिए cos 0 लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो बता रहा है ना गुणा ना होकर क्या हो जाएगा अनुपात। कैसा अनुपात L1 बट्टा L2 बराबर M1 बट्टे M2 बराबर N बट्टे, और या तो ये दिक्कोज्याओं का अनुपात लगा दोगे या दिक् अनुपातों का अनुपात लगा दोगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर, ठीक है। तो यही सूत्र हैं प्रश्नावली 14.3 के लिए। चलिए देखिए प्रश्न। अब पहला प्रश्न है निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई कोण। देखिए दो रेखाएं दे रखी हैं, एक दे रखी है आर वेक्टर बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा, फिर दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और दूसरी रेखा दे रखी है आर वेक्टर बराबर 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब हल में क्या करेंगे, पहली रेखा को जैसे हमने ले लिया कि रेखा आर वेक्टर बराबर ये, इसकी हमने क्या किया आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से तुलना करने पर, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली रेखा जो दे रखी है तो देखो a1, तो a1 का मान ये ब्रैकेट का हो गया, लैम्डा है तो लैम्डा, और लैम्डा के बाद जो ब्रैकेट है इसका मान हो गया b1 का, तो a1 का मान आ गया और b1 का, तथा रेखा फिर दे रखी है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते थे पहली रेखा और ये दूसरी रेखा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे रेखा प्रथम या प्रथम रेखा, ठीक है, पहली रेखा, और ऐसे यहां पर आप इसके स्थान सीधे लिख सकते हो दूसरी रेखा तथा दूसरी रेखा, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसकी तुलना करेंगे a2 प्लस म्यू b2, जो म्यू है तो म्यू है, ठीक है, म्यू से म्यू के हिसाब से तुलना कर देंगे तो ये a2 का मान और ये। अब हमें पता है a2 b2 मिल गया, a1 b1 मिल गया, हमें चाहिए केवल क्या था b1 b2। माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना थीटा, तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बट्टे b1 का मापांक, और तो b1 का मान लगा दिया डॉट b2 का मान लगा दिया।
आई का आई से, जे का जे से और के से बट्टे इनका मापा तो 3 का 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 6 का 36, ऐसे ही 1 का 1, 2 का 4 और 2 का 4। तो आई का आई से कर दो, 3 का 1 से 3, 2 का 2 से 4 और के से तो 6 दूनी 12, तो 12 4 16 और 3 19। बट्टे यहाँ देखो, यहाँ तो हो गए 49 रूट में, और यहाँ हो गए 9, तो 49 के निकल के आगे 7, और रूट में जो 9 है उनके कितने निकल के आगे 3, तो 7 का 3 से 21। तो आंसर आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जो भी आपको आगे दिए जाएंगे वो आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, कि सदिश रूप में 2 रेखाएं दे दी हों और उनके बीच कोण अगर आपसे पूछा है तो आप इसी प्रकार से अगले प्रश्न को आप हल करेंगे। आगे ध्यान दीजिए। अब एक देख लीजिए, कार्तीय रूप में अगर समीकरण हो, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करें। पहली रेखा x/2 बराबर y/2 बराबर z/1 और दूसरी रेखा x-5/4 बराबर y-2/1 बराबर z-3/8। तो यहाँ पर रेखा जो पहली है इसके दिक् अनुपात का मतलब बट्टे वाले 2 2 1 2, 2, 1 हैं। इसका मतलब बन गया हमें b1 वेक्टर। फिर तथा रेखा दूसरी दे रखी है x-5/4, तो इसके दिक् अनुपात कितने हैं 4 1 और 8, तो 4 1 8 है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए b2 वेक्टर। तो b1 ऊपर मिल गया और b2 यहाँ मिल गया। ठीक है, माना रेखाओं के मध्य कोण क्या है थीटा, तो cos थीटा बराबर वही सूत्र लगा दिया हमने, तो b1 डॉट b2 करके। अब डॉट करेंगे तो i का i से, j का j से और k का k से, तो 2 का 4 से 8, 2 का 1 से 2 और 1 का 8 से 8। अब इसका मापांक कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 1 का 1, यहाँ 4 का 16, फिर 1 और फिर 8 का 64। तो ये तो हो गया 9, ये हो गया रूट 81। 81 के 9 बाहर आ गए, 9 के 3 बाहर आ गए। ठीक है, और हमने 9 से काट दिया 18 कितने बार 2 बार, तो बचता 2/3। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है दोस्तों, तो चाहे तो आपका कार्तीय रूप दिया जाए, चाहे आपको सदिश रूप दिया जाए, दोनों ही तरीकों से मैंने सवाल आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 फिर दूसरा बिंदु 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा तथा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने रेखा पर कैसी है लंब है। कि इससे जाने वाली जो रेखा है वो आगे जो रेखा है उनसे कैसी है लंब है। तो भाई सीधी सी बात है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं हो गई। दो पहले इन 2 बिंदुओं से रेखा जाएगी, फिर अगले इन 2 बिंदुओं से रेखा जाएगी, और ये दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात होंगे उनमें कंडीशन लंबवत वाली दिखा देनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले बिंदु, तो बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 पहले 2 बिंदु रखे हैं ना, से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे। दिक् अनुपात बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों, समझ लो। दोनों बिंदुओं का अंतर निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं अंतर, कैसे निकालते हैं देखो, 3 में से 1 घटा दो तो 3 -1, 4 में से ये घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 1, माइनस के 2 पहले से ही तो -2, और ये 2 को हटाएंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का। मतलब दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा दिक् अनुपात। क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात आ गए, पहले को मान लो A1, ये B1 और ये C1। ठीक है, इसी प्रकार तथा बिंदुओं, अब अगले 2 बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, तो वही काम यहाँ करेंगे। 3 माइनस, ठीक है 0, 5 - 3 और 6 - 2, तो 3 में से 0 चला जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4। तो ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात आ गए, इन्हें मानेंगे A2, B2 और C2। अब कंडीशन आपको बताई थी कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं या लंब है एक दूसरे पर, तो अगर हमारे पास दिक् कोज्जाएं होती तो वो कंडीशन लगा देते। हमारे पास क्या है, दिक् अनुपात हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0 के। तो ये हमने मान लगा दिया, A1 का 2, A2 का 3, तो 3 का 2 से 6, B1 का 5, B2 का 2, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, प्लस है बीच में। ठीक है, C1 का -4, C2 का 4, तो 4 का -4 से माइनस के 16, तो 6 और प्लस के 10 16 हो गए, और -16 बराबर क्या हो गया 0, 0 बराबर। अतः रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, यदि रेखाएं
x माइनस 1/-3 बराबर y माइनस 2/2 के बराबर z माइनस 3/2 और x माइनस 1/3 के बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 6/-5 परस्पर लंब हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो पिछला सवाल कराया था ना, उसमें कह रहा था सिद्ध कीजिए रेखाएं परस्पर लंब हैं। अब इसमें कह रहा है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब आपको किसका मान बताना है, k का मान। देखिए पहली रेखा दे रखी है x माइनस 1/-3 बराबर y माइनस 2/2 के बराबर z माइनस 3/2। अब इसके दिक्अनुपात की हम बात करें, दिक्अनुपात हमेशा ध्यान रखना बट्टे वाले होते हैं, लेकिन बट्टे के दिक्अनुपात लिखने से पहले आपको ये बताया था जो यहाँ पर x, y और z हैं, x, y और z जो होंगे वो इसी कंडीशन में होने चाहिए, समझ रहे हो ना। मतलब x यहाँ प्लस का होना चाहिए और उसका कोई गुणांक ना हो, y भी यहाँ प्लस का हो, कोई गुणांक ना हो, z भी यहाँ पर इसी कंडीशन में हो, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी इसमें गुणा भाग होता है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसके दिक्अनुपात a1 का मान -3, b1 का मान 2 के c1 का मान 2 तथा दूसरी रेखा दे रखी है x माइनस 1/3 के बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 6/-5। इसके दिक्अनुपात निकालें तो इसकी कंडीशन सही है, x, y और z प्लस के हैं और गुणांक कुछ भी नहीं है एक के अलावा। तो बट्टे में a2 का मान 3 के, b2 का मान 1, c2 का मान -5। कंडीशन लगा दो, ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब, और लंब होती है तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के। तो यहाँ पर हम 0 को बराबर लेके चलेंगे और देखो हमने मान लगा दिए, a1 का मान -3, a2 का मान 3 के, 3 का 3 से माइनस के 9, ठीक है। b1 का मान 2 के और b2 का मान 1, तो 2 के का 1 से 2 के, c1 का मान 2, c2 का मान -5, तो 5 दूनी 10, -10, -9 के प्लस के 2 के -7 के और -10, 10 को पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो गया k का मान -10/7, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इन पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। रेखा जो पहली है उसे नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक है, और रेखा 1 के दिक्अनुपात भी लिख लिए हमने। फिर दूसरी रेखा तथा रेखा दे रखी है दूसरी, उसको समीकरण 2 डाल दिया, इसके भी दिक्अनुपात लिख लिए हमने। दिक्अनुपात जानते हो ना बट्टे वाले। माना दी गई दोनों रेखाओं पर लंब जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं पर जो लंब है उसके दिक्अनुपात क्या मानते हैं, ए बी सी के। उसके दिक्अनुपात तो पता नहीं है, कौन सी रेखा जो इस बिंदु से होकर जाएगी और इन दोनों पर लंब है, उसके दिक्अनुपात हमने क्या मान लिए, ए बी और सी। तब अब ये समझिए कि ये जो ए बी सी अनुपात है, दिक्अनुपात, ये रेखा एक पर लंब है या नहीं है, और लंब है तो इनके दोनों दिक्अनुपातों का गुणा करके योगफल करें तो कितना, 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो वही हमने किया हुआ है। ए का करेंगे 3 से गुणा, 3 हो जाएगा। बी का करेंगे -16 से, -16 भी। सी का करेंगे 7 से, तो प्लस के 7 सी बराबर क्या, 0। अब दोबारा समझिए, ये जो तीसरी रेखा है जो लंब है वो रेखा 2 पर भी लंब है, और 2 पर लंब है तो एक बार दोबारा गुणा करेंगे। ए का 3 से 3 हो गया, ठीक है। फिर बी का 8 से, प्लस के 8 भी हो गया, और सी का -5 से, तो माइनस के 5 सी हो गया। समीकरण नंबर 4। तो ये दो समीकरण कैसे प्राप्त हुई ना, दोबारा समझ लो कि भाई ये तो पहली रेखा दे रखी थी उसके दिक्अनुपात लिखे हैं, ये दूसरी रेखा के दिक्अनुपात लिखे हैं, और माना इन दी गई दोनों रेखाओं पर जो लंब रेखा है जो इस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है, 1, 2, -4 से, और इन दोनों पर लंब है, उसके दिक्अनुपात मान लिए स्मॉल a, b, c। अब ये जो तीसरी रेखा है जो लंब है वो रेखा 1 पर भी लंब है, और रेखा ये 1 पर लंब है, तो इन दोनों के दिक्अनुपातों का गुणा करके योगफल करें, 0 के बराबर होगा। तो वही कंडीशन लगा दी। फिर इनका ऐसे कर देंगे तब भी 0 के बराबर। अब ये जो दोनों समीकरण 3 और 4 को बज जुड़न विधि से हल करते हैं। बज जुड़न विधि समझ लो दोस्तों, अगर आपको नहीं आती है तो। इस विधि में क्या होता है कि पहले हमने लिख लिया स्मॉल ए, इन दोनों में स्मॉल ए आ रहा था ना, तो हम केवल लिखेंगे स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए लिखने के बाद इसको दबा दो। इसे दबाने के बाद अब आपके पास दिखाई दे रहे होंगे ये 4 पद, तो अगले इन पदों का गुणा जैसे मैट्रिक्स से करते हैं ना, सारणिक विधि से, -16 का गुणा कर दो -5 से, कितना हो गया, 80।
फिर दूसरा विकर्ण जब आता है तो माइनस आता था ना। फिर 8 का गुणा कर दो 7 से तो कितने हो गए 56। मतलब बी का सी से गुणा नहीं करना, इस बी का सी से नहीं करना, ठीक है, किसका करना है तो समझना ध्यान से भाई। पहले हमने किसको लिख लिया, फर्स्ट ए को लिख लिया, तो हम ए से कोई मतलब नहीं बचा, अगले जो पद बचे उनके गुणांकों से मतलब है, तो माइनस के 16 गुणा करेंगे -5 से, तो -16 गुणा -5 कितना हो गया 80। फिर इधर कर दो 8 सत्ते कितने 56। अब आ जाओ फिर, अब यहाँ पर बी हम कैसा लेंगे, तो पहला पॉइंट कैसा आता था सारणिक में प्लस, फिर कैसा आता था माइनस, फिर कैसा प्लस, तो बी हम पहले से ही कैसा लेंगे माइनस का। दोस्तों बी हमने माइनस का ले ली तो बी वाला दबा दो, बी से हमें मतलब नहीं रहा। अब देखो ए का गुणांक कितना ऊपर लाइन में, तो ए का गुणांक है 3, और इधर करेंगे सी से तो सी कितना -5, तो 3 का -5 से -15 क्लियर। ऐसी 7 का 3 से तो माइनस के 21। ये माइनस कहाँ से आता है, बीच में सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। मुख्य विकर्ण और दूसरा विकर्ण करते गुणा तो माइनस। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है सी। अब सी ले लिया तो अगले 2 पॉइंट, 3 का 8 से 24 और 16 का 3 से 48, लेकिन 48 कैसे हो गए माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए बट्टा बी बट्टा और सी बट्टा। अब देखो 80 में से 56 गए कितने बचे 24, ये माइनस का बी है और नीचे माइनस के 36 हो गए बराबर सी बट्टे 72। अब 24 36 और 72 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचेगा स्मॉल ए बट्टा 24 बराबर स्मॉल बी बट्टा 36 बराबर सी बट्टा 72, ठीक है 72। तो इनमें हम भाग लगा दो, किसका चला जाएगा भाग, इसमें भाई इसमें भाग चला जाएगा 12 का, 12 से काट दो 24 कितनी बार 2 बार, 36 कितनी बार 3 बार और 72 कितनी बार 6 बार, तो ए बट्टा 2 बी बट्टा 3 और सी बट्टा, तो ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान कितना हो गया 6, ठीक है। तो ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी बराबर, ये मिल गई हमको वो जो तीसरी रेखा थी जो इन दोनों दी रेखाओं पर लंब है उसके दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात होते हैं बी वेक्टर का मान, तो बी वेक्टर बन गया 2i + 3j + 6 के 2i + 3j + और ए वेक्टर कौन सा जो बिंदु आपको दिया था 1, 2, -4, तो ए वेक्टर हो गया। अब लिख दो रेखा का अभिष्ट समीकरण और सदिश समीकरण निकालना है, तो आर वेक्टर बराबर ए + लैम्डा बी, तो ए वेक्टर का मान प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये प्रश्न होगा, एक बार दोबारा से आप बैक करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम कैसे दिखाएंगे। तो सदिश रूप में समझ लो पहले, माना सदिश रूप में दो रेखाएं, तो अब इस प्रकार से होंगी a1i a2j a3 के प्लस लैम्डा m1i m2j m3 के, समीकरण 1। दूसरी रेखा है a1 a2 a3, तो लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है डैश, ठीक है। ऐसे ही m1 m2 m3 ऊपर क्या लगा हुआ है डैश। रेखा कौन सी है 2। चूंकि रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती है, तो हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 से ये आर वेक्टर के मान आपस में समान कर दिए। समीकरण 1 का पहले लिख लिया इधर और बराबर करके समीकरण नंबर 2 का मान लगा दिया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे आई जे और के गुणांकों की तुलना करेंगे। दोनों तरफ से आई जे और के गुणांकों की आप कर दो तुलना। तो ध्यान देना आई का गुणांक कितना है यहाँ पर a1, कितना है a1, इधर कितना हो जाएगा आई का लैम्डा m1, तो बीच में क्या है प्लस, तो कुल मिला के इधर जो आई का गुणांक बना वो बना a1 प्लस लैम्डा m1। क्या बना a1 प्लस लैम्डा m1, ये किसका गुणांक बना आई का। अब बराबर में आ जाओ, यहां भी a1 डैश प्लस म्यू m डैश, तो दोनों तरफ के समान करेंगे। इसका मतलब a1 प्लस लैम्डा m1 बराबर a1 डैश प्लस म्यू m1 डैश, ये आई का गुणांक हो गया। ऐसे ये जे का और ये के का। तो इस प्रकार से जब आई जे और के गुणांक करके आपने तुलना की तो आपको कितने समीकरण प्राप्त हुए 3। अब इन 3 समीकरणों में क्या करेंगे समझ लो। समीकरण 3, 4 और 5 लैम्डा तथा म्यू में 3 समीकरण प्राप्त हैं, जिनमें किन्हीं 2 समीकरणों को हल करके लैम्डा तथा म्यू का मान प्राप्त करेंगे। फिर तीसरे समीकरण में इनके मान रखकर देखेंगे, यदि समीकरण संतुष्ट हो जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, अन्यथा नहीं। मतलब इन तीनों समीकरणों में से आपको जो 2 समीकरण लगती है कि आप आसानी से हल कर सकते हो, उन दोनों को हल, जैसे हमने 3 और 4 को हल किया और 3 और 4 को हल करके निकालेंगे लैम्डा और म्यू के मान, और वो लैम्डा म्यू के मान लगा देंगे समीकरण नंबर 5 में।
और समीकरण 5 की अगर LHS और RHS समान हो जाती है तब आप लिख सकते हो कि ये जो आपकी रेखाएं हैं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये भाई सदिश रूप था। इसी प्रकार अगर कार्तीय रूप दिया जाए तो कार्तीय रूप में समीकरण क्या होंगे, पहले को लैम्डा मान लेंगे, दूसरे को म्यू मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 के व्यापक बिंदु, व्यापक बिंदु का मतलब क्या है, समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान, तो बराबर लैम्डा रखा है ना, तो पहले से निकाल लेंगे, तो a1 का लैम्डा से गुणा तो a1 लैम्डा प्लस x1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर b1 लैम्डा प्लस y1, फिर c का करेंगे c1 लैम्डा प्लस z1, ये रेखा 1 से बन जाएगा और ये बन जाएगा रेखा नंबर 2 से। तब भी ये दोनों बिंदु मिल गए। अब चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आपस में बिंदु बराबर करेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये, ठीक है। x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर, z का मान, तो ये जब मान हम बराबर कर देंगे तब भी हमको इसी प्रकार से 3 समीकरण प्राप्त होंगी और वही कंडीशन यहाँ लगानी है। इस प्रकार लैम्डा तथा म्यू में 3 समीकरण प्राप्त हैं, तो किन्हीं 2 समीकरणों को हल करके तीसरे समीकरण की जांच करते हैं कि समीकरण संतुष्ट होता था नहीं। अब देखिए ये तो सूत्र थे, ये बता दिए आपको, लेकिन ये अच्छे से आप समझ जाएंगे भाई सवाल जब आएगा तो ये ABC और जो भी है x1 y1 इनके स्थान पर संख्याएं होंगी, केवल क्या होंगी, संख्याएं, अचर मान होंगे। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्नावली 14.4, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 और x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z परस्पर प्रतिच्छेदी हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है, बहुत सरल सा है भाई। पहली रेखा समीकरण 1, दूसरी रेखा समीकरण नंबर 2। अब ठीक है, हमने पहली रेखा से क्या किया, उसके बिंदु निकाल दिए x y z। तो पहली रेखा जो है उससे क्या निकाल दिया, x y z के मान कैसे निकाले। फर्स्ट पॉइंट x माइनस 1/2 बराबर क्या, लैम्डा, तो इसका हमने लैम्डा से संपर्क किया तो 2 का लैम्डा से गुणा हो गया और माइनस का 1 था उधर भेज देंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो 2 लैम्डा प्लस 1, फिर ऐसे 3 लैम्डा प्लस 2, फिर ऐसे 4 लैम्डा प्लस 3। तथा दूसरी रेखा दे रखी थी उसको म्यू के बराबर मान लिया और इस पर भी कोई बिंदु है उसको हमने फिर x y z के मान निकाल लिए, तो ये म्यू के रूप में आ गए। ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको बताया था कि ये जो दोनों बिंदु हमने ज्ञात किए, ये लैम्डा के पदों में और ये म्यू के पदों में, इनको हम बराबर कर देते हैं। अभी इधर x y z, इधर भी x y z है, तो x y z बराबर x y z हो जाएगा। तो 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4, तो पहला समीकरण 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर 5 म्यू प्लस के 4। म्यू को इधर ले आओ तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 1 को इधर ले जाओ, 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, तो समीकरण नंबर 3। ऐसी समीकरण नंबर कौन सा 4 कैसे प्राप्त होगा, अगला पॉइंट, और समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 व 5 को हमने हल किया है, ठीक है। समीकरण 4 और 5 को कैसे हल किया, तो समीकरण हमने 4 को लिख लिया 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर माइनस 1, और समीकरण जो 5 है उसमें हमने गुणा कर दिया किससे, 2 से। क्यों 2 से गुणा किया, म्यू के गुणांक बराबर कर लिए। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 का गुणा कर दो, 8 लैम्डा माइनस 2 भी बराबर माइनस के 6। अब ये म्यू बराबर हो गए, घटाने पर जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, प्लस के स्थान पर माइनस, ठीक है, माइनस के स्थान पर प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। माइनस के 8 लैम्डा प्लस के 3 लैम्डा, तो माइनस के कितने बचेंगे 5 लैम्डा, बराबर देखो प्लस के 6 है, माइनस का 1 है, तो प्लस के 5, तो लैम्डा का मान कितना आया, माइनस का 1। लैम्डा का मान यह जो आया वो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। अभी तो हम 4 5 कॉल कर रहे हैं ना, तो लैम्डा और म्यू के मान हमें 4 और 5 से ही निकालने हैं, तो म्यू का मान निकाल लिया हमने। म्यू का मान भी कितना आया, माइनस का 1। अब समीकरण 3 में लैम्डा और म्यू के मान रखेंगे। वो 4 5 को तो हल किया, समीकरण 3 हमने छोड़ दिया था। अब ये लैम्डा म्यू के मान उठाए कहाँ रखें, समीकरण 3 ये है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर 3, तो 2 गुणा लैम्डा का मान माइनस 1 माइनस के 5 गुणा म्यू का मान भी माइनस 1, तो माइनस के 2 और प्लस के 5 बराबर 3, और 5 में से 2 कितने बचे 3, तो 3 बराबर क्या आया दोस्तों 3। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब चाहे तो समीकरण 1 से जो आपने x y z के मान ज्ञात किए थे ना, उनमें लगा दो लैम्डा का मान, या समीकरण 2 से जो आपने म्यू के रूप में प्राप्त किया है समीकरण निर्देशांक, ठीक है, x y z के मान, तो समीकरण 2 से जो आपने लैम्डा म्यू के पदों में प्राप्त किए हैं वहां पर म्यू का मान लगा दो, या समीकरण 1 से जो आपने लैम्डा का मान निकाला है वहां लैम्डा का मान। तो समीकरण 1 वाले पॉइंट लिख लिए, तो वही कहलाते हैं प्रतिच्छेद बिंदु।
तो लैम्डा बराबर -1 रख दिया और इस प्रकार से आंसर कितना आ रहा, -1, -1, ये कहलाते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रश्न नंबर इसके बाद आप देखेंगे तीसरा। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 को खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की तरह आप 2 स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा अलग से देखिए। बिंदु 2,3,4 से रेखा 4 - x/2 बराबर y/6 बराबर 1 - z/3 पर डाले गए लंब का पाद, यानी जिस बिंदु पर ये लंब इसका पहुंचता है रेखा पर, उस बिंदु के निर्देशांक उसे कहते हैं, ठीक है। तथा साथ ही दिए गए बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, दोनों ही चीज ज्ञात करनी है। रेखा की लंबवत दूरी भी निकालनी है। तो देखिए, माना जो बिंदु है उसको P मान लिया 2,3,4, तो माना बिंदु P 2, 3, 4 से रेखा। अब ये रेखा का समीकरण थोड़ा हम सही करेंगे। यहाँ लिखा है 4 - x, तो किसे कर देंगे x - 4 बट्टे -2 हो जाएगा, ठीक है। y/6, ठीक है। 1 - z को z - 1 कर देंगे तो बट्टे -3 बराबर क्या, लैम्डा। समीकरण नंबर 1 पर डाले गए लंब का पाद क्या है, m, यानी जिस बिंदु पर ये लंब डाला जाता है रेखा पर, उस किस बिंदु पर पड़ता है, m बिंदु पर, उसे कहते हैं लंब का पाद। तो P बिंदु 2,3,4, इस बिंदु से इस रेखा पर हमने क्या डाला, ये लंब, ठीक है। ये क्या है, लंब। तो ये जो लंब डाला वो किस बिंदु पर जा रहा है, m पर, तो इसे m के बिंदु चाहिए। अब m के बिंदु क्या होंगे, तो इस रेखा से निकाल लेना हमें किसका मान, x y z का। किसका निकाल लेना, x y z का। तो जैसे अभी पीछे सवालों में निकाले थे ना, यहाँ से पहले फर्स्ट और इस लैम्डा को लेंगे तो x का मान आएगा, फिर इससे y का, इससे z का। तो ये कहलाएंगे x y z के जो मान आएंगे वही इसके लंब पाद के निर्देशांक। तो बिंदु m के निर्देशांक आप समझ गए हो, लैम्डा के रूप में निकालेंगे तो रेखा से ये आ जाते हैं 4 - 2 लैम्डा, 6 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा। अब रेखा क्या बनी थी आपकी, जब ये m बना लिया, देखो तो P बिंदु और ये m, तो अब एक रेखा बन गई PM। क्या बन गई, ये तो ये भी रेखा जो आपको दे रखी थी, इस पर लंब था बिंदु P से, तो अब दूसरी रेखा क्या बन रही, PM, और PM भी पर क्या है, लंब है। तो इस प्रकार से PM के दिक् अनुपात निकाल लिए। कौन से के, तो रेखा PM के दिक् अनुपात, यानी बिंदु P और M। तो M तो ये रहा और बिंदु P को इसमें से घटा दिया, तो 4 - 2 लैम्डा, तो 4 - 2 लैम्डा, और P का पहला बिंदु कितना है, 2, तो घटा दिया -2। फिर ये 6 लैम्डा और दूसरा बिंदु है 3, तो -3, 1 - 3 लैम्डा, और तीसरा बिंदु कितना है 4, तो -4। इस प्रकार से रेखा PM के आ गए दिक् अनुपात। अब रेखा जो PM है, रेखा AB पर क्या है, लंब है। इसका मतलब इन दोनों के दिक् अनुपातों का गुणा करके योगफल निकालो, कितना 0 के बराबर होगा। तो वही काम किया। एक तो रेखा PM के दिक् अनुपात हो गए, और ये जो -2, 6 और ये -3 लिखे, ये आप देख सकते हो, -2, 6 और -3। तो ये जो रेखा दे रखी है इसके दिक् अनुपात हो गए। तो ये इसके दिक् अनुपात हैं रेखा के, और जो PM रेखा बनी उसके दिक् अनुपात ये रहे। इनका हमने गुणा कर लिया, तो 2 - 2 लैम्डा इंटू -2, 6 लैम्डा -3 इंटू 6, और -3 लैम्डा -3 इंटू -3। इनको हमने हल किया, और हल करके दोस्तों हमने मान निकाला, कितना है 13/49। अब ये लैम्डा का मान उठाएंगे तो बिंदु हमें m के निर्देशांक मिल जाएंगे, तो बिंदु m के निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो ऊपर दे रखे हैं ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान लगा देंगे, तो बिंदु m के निर्देशांक। अब जब हमें बिंदु m के निर्देशांक वही हमने दोस्तों ज्ञात कर लिया, ये देखो ये m के निर्देशांक आ गए। तब क्या करेंगे, P तथा m के मध्य दूरी, P और m के मध्य दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे PM के भी। तो PM बराबर हो जाएगा √, ठीक है, 170/49 माइनस P का बिंदु पहला क्या 2, 78/49, उसका कितना 3, फिर कितना 4, 10/49 घटा दिया। इनको हमने दोस्तों हल किया, और हल करते हुए हम हल करते चले आए, तो आंसर कितना आया 3√101/7, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। देखो हल आप अपने हिसाब से करना, नहीं तो आप देख रहे हो। और PDF हमने बना रखा है, जिसको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से उठा सकता है, ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी मांग सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, बिंदु 2, 3, 2 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें जो रेखा इतने के समांतर है। ठीक है, समांतर लंब नहीं है, और इन रेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो भाई रेखा बिंदु 2, 3, 2 से होकर जाती है, इसका मतलब ए वेक्टर बराबर, ठीक है, तथा जो रेखा का समीकरण आपको दिया है उसे हमने नोट कर लिया। इसके कैसा है, समांतर, समांतर है तो बी वेक्टर बराबर, ही समांतर वाला काम कर गया। अब ए और बी मिल गए तो रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण हो गया आर वेक्टर बराबर a1 ए लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, तो ऊपर से ए का मान और नीचे से बी का मान। ये तो भाई हमने क्या किया, निकाल दिया रेखा का समीकरण। अब कह रहा रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने की, तो रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो वही लिख लो आर वेक्टर बराबर जो रेखा आपको प्रश्न में दे रखी थी, ठीक है, उसे समीकरण नंबर क्या डाल दिया हमने 2, और जो हमने निकाली थी अभी आंसर उसका क्या डाल दिया 1। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से a1 b1 के मान, इसके मान निकालेंगे a1 के और b1 के। तो a1 b1 के निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 तो a1 है देखो समीकरण 1 में 2y प्लस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा, और b1 का मान b है 2y माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, समीकरण 2 में भी आप देख सकते हैं 2y माइनस 3j, ये दोनों मान कैसे हैं, समान हैं, लेकिन a1 a2 कैसे हैं, अलग। तो समीकरण 1 से a1 का मान आया और ये b वेक्टर केवल माना हमने, यहाँ a2 का मान आया, क्या हो गया b वेक्टर। हालांकि ये प्रश्न अगली प्रश्नावली मतलब 13.5 के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए था, अब यहाँ दे दिया तो यहीं हम आपको समझा देंगे। तो दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है d बराबर, समांतर है ना, समांतर मत का मतलब कैसे पहचान होती है, इनके जो दिक् अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, समान। दिक् अनुपात का मतलब समीकरण 1 से भी वेक्टर का मान समान है और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से जो हमने बी वेक्टर के मान निकाले वो आपस में कैसे हैं, समान। अगर यहाँ b1 b2 अलग होते हैं तो वो विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं, उनका भी सूत्र होता है, ठीक है, आपको बताएंगे आगे। तो ये बी वेक्टर दोनों समान है, a1 a2 अलग अलग है, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी होती है d बराबर b क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टा b का मापांक, इस पूरे का भी मापांक। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1, तो भाई a2 वेक्टर में से a1 घटा दो, ये लिखा हुआ है a2 a1, ठीक है, तो इसमें से इसको हटा दिया तो घटाने पर आया माइनस के 4i माइनस 2 के। फिर b1 क्रॉस a2 माइनस a1, तो पहले b1 गुणांक लिख लिए, फिर a2 माइनस a1 के लिख लिए, इनका मापांक ऐसे करके निकाल दिया पहले वेक्टर। तो ये वेक्टर आ गया 6i माइनस के 20j माइनस के 12 के, इसका मापांक भी निकाल दिया हमने, यहाँ देखो दोस्तों 580 आया रूट में, ठीक है, आप भी निकाल लेना ऐसे ही। अतः ये सब उठा के मान सूत्र में लगा दो, तो b वेक्टर का मापांक कितना 7, अतः रेखाओं की मध्य दूरी क्या हो गई b क्रॉस a2 माइनस a1, तो इसका क्रॉस रूट 580 और बट्टे b का कितना आया है 7, तो रूट 580 बट्टे 7, ठीक है, ये हो गया इनके मध्य दूरी। आगे ध्यान देंगे, अभी जो ये प्रश्न आया था इसी पर आधारित प्रश्नावली आगे। दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी, माना दो रेखाएं आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। अगर ये दो रेखाएं सदिश रूप में हैं तब रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होती है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टा b1 क्रॉस b2 का। अब ये विषमतलीय रेखाएं हैं, समांतर नहीं है, अभी पीछे सवाल में समांतर आई थी, मतलब वहां पर b1 और b2 अलग अलग नहीं थे, यहाँ पर b1 और b2 जब अलग अलग होंगे तब ये सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे b1 क्रॉस b2 का मापांक और इस पूरे का मापांक। और नीचे वो सूत्र भी लिख दिया जो अभी हमने लगाया था, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, तो दो समांतर रेखाओं की मध्य दूरी क्या हो जाएगी, अभी हमने लगाया ना आर, और ये सूत्र भी क्या होगा देखो, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b, b1 नहीं केवल b। दूसरी रेखा है आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b, तो यहाँ पर भी b है, ठीक है, समीकरण 2। तब रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, तो d बराबर b क्रॉस a2 माइनस a1 बट्टे b का मापांक, ठीक है। तो ये तो कब हो गया समांतर के लिए, समांतरी पहचान कब करेंगे, जब लैम्डा और म्यू के बाद जो सदिश होंगे वो आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। और यहाँ पर देखो लैम्डा के बाद b1 और म्यू के बाद b2, यानी यहाँ पर दोनों सदिश कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तब ये सूत्र रहेगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस, तो क्रॉस तो निकाल लेंगे सारणिक विधि से, उसका मापांक a2 माइनस a1 समझते बाद में डॉट, ठीक है। सवाल आगे देखिए, प्रश्नावली 14.5, ठीक है। पहला प्रश्न है रेखाओं आर वेक्टर बराबर
ये प्लस लैम्डा और फिर दूसरा दे रखा है तो म्यू के मध्य न्यूनतम दूरी। तो वही पहली रेखा जो दे रखी है ना, उससे हम क्या करेंगे, उसकी तुलना कर दो a1 प्लस लैम्डा b1 से, तो a1 का मान आ गया और b1 का मान आ गया। क्लियर। और दूसरी जो रेखा दे रखी है आर वेक्टर बराबर करके, उससे हम निकाल देंगे तो a2 प्लस b2 के मान आ जाएंगे। अब जब हमको ये चारों मान मिल गए, तो अब देखिए रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का सूत्र, भाई b1 b2 अलग है, a1 a2 अलग है, ठीक है। तो d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे b1 क्रॉस b2 का मापांक और इस पूरे का भी मापांक। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए a2 माइनस a1, तो निकाल लो a2 माइनस a1। तो a2 वेक्टर ये रहा और a1 वेक्टर ये रहा, आप घटा लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये प्लस के ऐसा माइनस करना है, तो i माइनस 3 j माइनस 2 के। फिर चाहिए b1 क्रॉस b2, तो ये इस प्रकार से निकाल लो i j के b1 के गुणांक फिर b2 गुणांक, और इसका आप समझते ही हो, पीछे बता चुके हैं। तो आएगा माइनस 3i प्लस 3 के। इसका मापांक भी निकाल दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 फिर 3 का स्क्वायर 9 बराबर 18, 3 रूट 2। अब समीकरण 1 में उठा के मान लगा दो, d बराबर तो a2 माइनस a1 का मान डॉट b1 क्रॉस b2 का मान और बट्टे उसका मापांक। i का i से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 हो गए, j वाला पॉइंट है नहीं छोड़ दो, k का है माइनस 2 प्लस 3 तो माइनस के 6 हो गए, बट्टा 3 रूट 2, तो माइनस के 9 बट्टे 3, 3 से काट दो कितने बार, माइनस 3 बट्टे रूट 2। तो मापांक लगा हुआ था तो बाहर निकल गया 3 बट्टे रूट 2, या लिख सकते हैं 3 रूट 2 बट्टे 2, क्योंकि हर में कभी भी रूट वाली संख्याएं होती है तो उनको हम परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो 3 बट्टे रूट 2 छोड़ देना, या फिर 3 रूट 2 बट्टे 2, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये सदिश रूप में समीकरण आपको दे रखे थे रेखाओं के, और उनके बीच न्यूनतम दूरी b1 b2 अलग है, a1 a2 भी आपके, ठीक है। तो ये सूत्र लग गया। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, अब दूसरा प्रश्न है, उसमें रेखाएं कैसी हैं देख लीजिए। रेखाएं अब इसमें कार्तीय रूप में है, पहली रेखा ये है तथा दूसरी ये है, इनके मध्य न्यूनतम दूरी। तो हल क्या करते हैं, रेखा ले रखी है पहली। अब पहली रेखा से हम निकालेंगे a1 b1, कैसे निकालेंगे ध्यान देना दोस्तों। भाई x माइनस बाई माइनस जेड माइनस वाले क्या होते हैं, a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर पर क्या प्लस है तो माइनस लिख लो, प्लस है 1 तो माइनस का 1, प्लस 1 तो माइनस का 1, तो माइनस i माइनस जे माइनस के। और b1 वेक्टर हो जाएगा 7i माइनस 6j प्लस के। क्लियर। तथा दूसरी रेखा उठा लो, ये दूसरी रेखा। अब देख लो x बाई जेड ये अपनी पोजीशन में सही है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो a2 का मान हो गया 3 माइनस के हैं यहाँ पर, तो प्लस का लिखेंगे। 5 यहाँ माइनस के तो प्लस के हो गए, 7 माइनस के तो प्लस, तो 3i प्लस 5j प्लस 7 के। और b2 वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से निकाल दो i माइनस 2j प्लस के। तो मिल गए हमको a1 a2 b1 b2। अब वही काम हमें करना है, पहले चाहिए a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मान, फिर b1 क्रॉस b2 तो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मापांक तो मापांक हो गया। अतः रेखाओं के बाद न्यूनतम दूरी तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और बट्टे उसका मापांक, ठीक है। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मान लगा दो, बट्टे मापांक लगा दो। इस प्रकार से हल करेंगे तो 2 रूट 29 इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। भाई ये सदिश रूप में समीकरण दे रखे हैं, a1 b1 और a2 b2 के मान, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 की तरह आप खुद करेंगे, इसको हल करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, नहीं आता तो आप हमसे पूछेंगे बाद में। प्रश्न नंबर 4, रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये हम क्यों करा रहे हैं आप देख लो। इन रेखाओं में देखो ये a1 प्लस लैम्डा दे रखा है, लेकिन इन रेखाओं को देख लो i j और k इसके रूप में दे रखी है समीकरण। इन्हें हम सही से बनाएंगे समीकरण के रूप फॉर्म पहले। तो देखिए पहली रेखा 1 माइनस टी आई टी माइनस 2j और 3 माइनस 2t k। तो 1 माइनस टी आई है प्लस के t माइनस 2 इंटू जे हैं प्लस के 3 माइनस 2t इंटू के हैं। तो भाई हम देखते हैं पहले कि t से रहे तो i का 1 से गुणा करेंगे i, j का माइनस 2 से माइनस के 2j और k का 3 से तो प्लस के 3 के। तो i माइनस 2j प्लस 3 के, ये तो बन गया a1 वेक्टर। अब t वाले पद ले लो, तो वही प्लस का ये सॉरी माइनस का टी आई हो गया, प्लस का टी जे हो गया और माइनस का 2t के। अब इन तीनों पदों से क्या कॉमन ले लिया t,
और इन तीनों पदों से जब हमने टी निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस के 2 के कैप। तो अब ये कंडीशन बन गई a1 प्लस टी। अब लैम्डा के स्थान पर क्या आ गया टी, और टी के बाद लिखा है वो क्या हो गया b1। तो ये b1 का मान हो गया माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के, और ये a1 का मान हो गया। इसी प्रकार दूसरी रेखा ये s के पदों में है, तो वही i का 1 से गुणा करेंगे, i j का -1 से माइनस के j, और k का प्लस है लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस का क्या हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना बाहर भी। फिर s के पदों में आ जाओ, तो s का i से si 2sj और माइनस के 2s के, तो इन तीनों से s बाहर निकाल लो, तो s के पदों में समीकरण बन गया ये इससे a2 और b2। ठीक है, अब a1 a2 मिल गए, तो अब वही कंडीशन a2 माइनस a1 का मान, फिर b1 क्रॉस b2 का मान, उसका मापांक, और मापांक के बाद सूत्र, और सूत्र में ये लगा दो तो आंसर 8/√29। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ध्यान समझेंगे। निम्न रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेखाएं तथा लघुत्तम दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करें। बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बराबर का ही चिन्ह है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, z बराबर 2 है, इसको पक्षांतर करेंगे z माइनस 2 होगा, बट्टे में 0 रहेगा यहाँ। प्रथम समीकरण x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 बराबर z, और z बराबर क्या मान लिया हमने लैम्डा। तो समीकरण 1 या रेखा फर्स्ट पर कोई बिंदु P है, तो P के निर्देशांक भाई लैम्डा के पदों में x y z के मान, सीधी बात है। दूसरी रेखा दे रखी है, उसको बराबर म्यू मान लिया। अब ये z बराबर 2 था, तो माइनस का 2 बट्टे में क्या होगा या 0, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। z बराबर कितना है 2 को जल्दी आप क्या हो गया z माइनस 2, तो बट्टे में क्या रहेगा उसके 0 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो रेखा 2 पर कोई बिंदु क्या मान लिया q, और q मान लिया, तो यहाँ से भी x y z के मान निकालो म्यू के पदों में, तो वो हो जाएंगे q के निर्देशांक। अब एक थोड़ा चित्र समझ लो आप। चित्र देखिए, ये है कि ये तो रेखा फर्स्ट है, ये रेखा सेकंड है, इस पर P बिंदु, इस पर क्या है Q, और P Q को हमने मिला दिया। तो P बिंदु ये लैम्डा के पदों में मान आए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं ना ये वाले, और ये Q वाले हैं जो म्यू के पदों में लिखे हुए नीचे। अब P Q को हमने मिला दिया, तो एक रेखा और बनेगी P Q, और P Q रेखा बनेगी, और P Q रेखा इस प्रकार से बनेगी कि P Q इस पर भी लंब है और P Q इस पर भी लंब है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर कंडीशन में। तो रेखा P Q के दिक् अनुपात, ठीक है, रेखा P Q के दिक् अनुपात। तो P बिंदु भी हमारे पास है, Q बिंदु भी हमारे पास है, तो Q में से P को हटा दो, तो Q बिंदु वाले में से P वालों को घटा दिया। तो Q का पहला कितना था 3 म्यू माइनस 1 और माइनस के 2 लैम्डा प्लस 1। देखो 3 म्यू माइनस 1, इसमें से घटाएं कितना 2 लैम्डा प्लस 1, तो ये पहला बिंदु हो गया। फिर लगा कॉमा, फिर दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से दिक् अनुपात आ गए P Q के। ठीक है, अब हमें पता है कि P Q रेखा एक पर कैसी है लंब है, और लंब है तो इनके दिक् अनुपातों का गुणा करेंगे। तो इसका दिक् अनुपात पहला कितना है 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, और इस रेखा का दिक् अनुपात कितना है पहला 2, तो 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब दूसरा कितना है म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, तो म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3। अब रेखा का दूसरा अनुपात कितना है 1, कितना है 1। ठीक है, रेखा फर्स्ट का 1 है, तो 1 से गुणा कर दिया। फर्स्ट पर, ठीक है, ये है 3 है, 3 से गुणा कर दिया। फिर तीसरा है 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा है, और यहाँ रेखा फर्स्ट में जेड के नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे। क्या मानेंगे भाई 1, ये लिखा नहीं, लिख लो जेड और बट्टे में कितना 1, तो तीसरा 1 हो गया, तो 1 से गुणा कर दिया। और बराबर क्या होना चाहिए 0, क्यों होना चाहिए 0, समझ में आ रहा है ना। तो भाई पी क्यू रेखा पहले फर्स्ट पर लंब है, तो रेखा 1 पर लंब है, तो इसके दिक् अनुपात ये तो पी क्यू के दिक् अनुपात हैं। तो पी क्यू के दिक् अनुपातों का रेखा फर्स्ट के दिक् अनुपातों से यानी बट्टे वाले नंबरों से गुणा करके योगफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण नंबर मिल जाएगा इस प्रकार 3
ऐसे ही रेखा पी क्यू रेखा सेकंड पर लंब है, तो सेकंड वाले दिक् अनुपात गुणा करेंगे, बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण मिल जाएगा 4, और 3 और 4 को हल करके मान किसका मिलेगा, लैम्डा और म्यू का। तो समीकरण 3 ये आ गया 9 म्यू माइनस 14 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0, और पी क्यू रेखा सेकंड पर लंब है तो इसको हल करके लाएंगे तब आ जाएगा 10 म्यू माइनस 9 लैम्डा माइनस 3 बराबर 0। अब समीकरण 2 और 3 और 4 को क्या करेंगे, हल, और हमने इसमें गुणांक समान किए हैं म्यू के। कैसे समान करेंगे, देखो 10 का तो गुणा कर दिया समीकरण 3 में और 9 का कर दिया समीकरण नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना गुणा किससे किया, 10 से, समीकरण नंबर किसमें 3 में, और 4 में किससे किया है, 9 से, तो म्यू हो गए समान, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, घटाने पर माइनस के स्थान पर प्लस, तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 3 क्या है, 9 म्यू माइनस के 14 लैम्डा प्लस 7, 10 का गुणा कर दो तो 90, 140 और 70, तो हो गया ना 90, 140 और 70। इसमें करेंगे 9 से, तो समीकरण नंबर 4 ऊपर लिखा है, तो 90, 9 का 9 से 81, 27, ठीक है। इन्हें घटा देंगे तो घटाने पर आता है 59 माइनस के 59 लैम्डा प्लस 57 बराबर 0। लैम्डा का मान कितना, 97 बट्टे 59। लैम्डा का मान समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 में रख के हल कर लिया हमने, तब हमको म्यू का मान मिल गया 105 बट्टे 59। अब जब लैम्डा म्यू दोनों के मान मिल गए तो पहले बिंदु पी के निर्देशांक और फिर बिंदु क्यू के निर्देशांक, ठीक है। पी वाले में लैम्डा का रख दो और क्यू वाले में म्यू का रख दो, तो म्यू के निर्देशांक। बिंदु पी तथा क्यू के मध्य दूरी, तो पी क्यू बराबर रूट के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो ये क्यू वाला लिखा है और ये पी वाला लिखा है 253 बट्टे 59, यहाँ लिखा है 256 बट्टे, तो 256 बट्टे 59 माइनस 253 बट्टे 59 का स्क्वायर, ऐसी y2 माइनस y माइनस z2 माइनस, तो ये तो आपके काम कर रहे हैं x2 y2 और z2, और ये आपके काम कर रहे हैं x1 y1 और z1, ठीक है। और ये सूत्र हमने लगा दिया, इसको हल करके ले आए तो आंसर आ गया ये। अब सेकंड दिया गया रेखा पी क्यू का समीकरण भी चाहिए, तो पी तथा क्यू से जाने वाली रेखा का समीकरण, जो पी से भी जाए और किससे जाए, क्यू से, और कार्तीय रूप में चाहिए, तो x माइनस ये पी वाले बिंदु बट्टा पी माइनस क्यू, दो बिंदु से जाता है ना, तो x2 माइनस x1 वाला मान बराबर y माइनस फिर ये p वाला दूसरा बिंदु, और यहाँ पर y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है, बराबर z माइनस पी का तीसरा पॉइंट z1, और ये z2 माइनस z1। एलसीएम ले लिया तो 59x माइनस के 253, 59 से 59 कट गया, यहाँ भी एलसीएम लेके काट दिया, यहाँ भी काट दिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितने हैं 21, तो इन तीनों में किसी का भाग जाता है, किसका जाता है, 3 का भाग लगा दो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस के 3 बचेंगे, यहाँ 7 बचेंगे, तो ये आपका उस रेखा का समीकरण आ गया, कौन सी का, पी क्यू का, ठीक है। तो पी क्यू के मध्य दूरी भी और समीकरण भी, ठीक है। तो यहाँ तक प्रश्नावली आपकी 14.5 का समापन होता है। अब इसके बाद आपकी दो प्रश्नावली बचती हैं, एक तो 14 पॉइंट बचती है आपकी कौन सी, एक बचती है आपकी 14.6 और एक बचती है आपकी 14.7। तो एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें ये अगली दोनों प्रश्नावली लगा देंगे और फिर आपकी प्रश्नावली 14 पूरी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका अवकलन वाला, जो 7वीं प्रश्नावली शुरू होता है ना, तो अवकलन, फिर उसके बाद समाकलन, और अवकलन और समाकलन दोनों ही आपके आते हैं 38 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं, ठीक है, 38 नंबर। ऐसे मान के चल लो 80 नंबर के पेपर में 50% आपका अवकलन और समाकलन ही आता है। तो ये प्रश्नावली अगली वीडियो में समाप्त कर दूंगा, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, समतल से संबंधित प्रश्नावली, एक टॉपिक है अगला समतल। तो समतल के समीकरण, समतल और रेखाओं के मध्य कोण और दूरी, बस ये वाले सवाल रह गए हैं। तो एक टॉपिक ही मान के चलो, समतल का टॉपिक बचा हुआ, रेखाओं का समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये दो प्रश्नावली आपकी 14 नंबर की हो जाती हैं। तो 14 नंबर एकदम आपके कंप्लीट और बहुत ही सरल तरीके से हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लेके अच्छे से तैयारी करते हो।
तो 14 नंबर आपके ये हो जाएंगे प्रश्नावली 13 और 14 से, और उसके बाद 40 नंबर यानी 38 नंबर का आपका अवकलन समाकलन कराएंगे। ठीक है, तो 40 और ये 14 आपके हो जाते हैं 54 नंबर। ठीक है, 80 में से 54 नंबर हो जाते हैं ये। तो उम्मीद है आप अच्छे से देखेंगे वीडियो को, समझेंगे, और जो भी आपको कमी लगती है, कोई सवाल जो छुड़वा रखे, पहले तो बहुत कम सवाल छुड़वाता हूँ जो बिल्कुल ही सरल तरीके से हैं। ठीक है, फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और भी कोई आपको अगर वीडियो में कमी लगती है, ठीक है, तो भी आप हमको बता दीजिए, हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे। अभी हमारे पास देखो व्हाइट बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है इसलिए, और लॉकडाउन चल रहा है तो वो हम अभी बनवा भी नहीं सकते, और मार्केट भी नहीं ओपन है जो कि मैं ला सकूँ। तो इसलिए आप थोड़ा अभी सहयोग कीजिए इस बारे में कि मैं इस प्रकार से नोट्स पहले तैयार कर रहा हूँ। नोट्स के PDF बना लिए हैं, जिनको PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो ही अगर आप अच्छी तरीके से देखते हो, अगर बीच में रोक लिया करो, स्पीड स्लो कर लिया करो, ऐसी सेटिंग आती है यूट्यूब में। ठीक है, और भी कोई अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।